नमस्कार, मैं सुमिता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, भानु प्रताप देव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कांकेर, छत्तीसगढ़ से। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। ये बीएससी पार्ट 1 के जूलॉजी के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 का पार्ट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म अगर हम देखें तो अर्थवॉर्म एक हर्मेफ्रोडाइट जंतु है। इनमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही एनिमल्स में होते हैं। इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अर्थवॉर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जटिल व विकसित होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट होने पर भी इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया न होकर क्रॉस फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। स्पर्म का मैचुरेशन ओवम की मैचुरेशन से पूर्व हो जाता है, अतः यह प्रोटेंडरस होते हैं। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनमें टेस्टिस सैक, सेमाइनल वेसिकल्स, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड और एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस यह 2 जोड़ी होते हैं। 10th व 11th सेगमेंट में स्टमक के अधर तल पर एक बाइलोब थैलेनुमा टेस्टिस सैक में स्थित होते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में 5 to 8 फिंगर लाइक प्रोसेस निकले रहते हैं और इन प्रोसेस में राउंडेड स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं टेस्टिस जो है वो 10वें और 11वें सेगमेंट में टेस्टिस सैक के अंदर है। टेस्टिस सैक प्रत्येक खंड में टेस्टिस एक जोड़े पतली भित्ति के टेस्टिस सैक में बंद रहते हैं। 10th व 11th सेगमेंट में 2 टेस्टिस सैक होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के नीचे वेंट्रोलेटरल भाग में एक के पीछे एक स्थित होते हैं। प्रत्येक टेस्टिस सैक के अंदर एक पेयर टेस्टिस व एक पेयर सिलिएटेड स्पर्मिडिकल फनल बंद रहते हैं। स्पर्मिडिकल फनल पीछे की ओर सेमिनल वेसिकल से जुड़े रहते हैं। सेमाइनल वेसिकल 11th व 12th सेगमेंट में स्टमक के वेंट्रोलेटरल में 2 पेयर सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। 11th सेगमेंट के सेमिनल वेसिकल्स छोटे होते हैं जो कि 11th टेस्टिस सैक में बंद होते हैं। 12th सेगमेंट के सेमिनल वेसिकल टेस्टिस सैक में बंद नहीं होते। प्रत्येक टेस्टिस सैक में सीलिएटेड स्पर्मिडिकल फनल होते हैं। वास डिफरेंशिया प्रत्येक स्पर्मिडिकल फनल के पीछे सक्रिय वास डिफरेंस में खुलता है। दोनों ओर की वास डिफरेंस वेंट्रल बॉडी वॉल से चिपके होते हैं जो कि नर्व कॉर्ड के दोनों ओर पैरेलल पीछे की ओर बढ़ते हैं। 11वें खंड से शुरू होकर ये 18वें खंड तक फैले रहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड 16 से लेकर 20 सेगमेंट या 21वें सेगमेंट में एलिमेंट्री कैनाल के दाएं बाएं फैले होते हैं। ये कई लोब के बने होते हैं। इनमें ग्लैंडुलर व एग्लैंडुलर पार्ट होता है। लोब से निकलते हुए प्रोस्टेट डक्ट बनाता है। प्रोस्टेट डक्ट स्पर्मेटिक डक्ट कॉमन स्पर्मेटिक प्रोस्टेटिक डक्ट बनाते हैं और दोनों ओर के कॉमन डक्ट 18वें सेगमेंट में मुड़कर मेल जेनाइटल पोर द्वारा बाहर खुलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनती है जिसके कार्य के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है। एसेसरी ग्लैंड 17वें और 19वें सेगमेंट में उपस्थित होते हैं जो कि वेंट्रल साइड में वेंट्रल लव कॉर्ड के दोनों ओर स्थित होते हैं। यह ग्लैंड 17वें व 19वें सेगमेंट में जेनाइटल पेपिली के द्वारा बाहर खुलते हैं। एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन कपुलेशन की क्रिया में सहायता करता है। टेस्टिस से बने स्पर्मेटोगोनिया टेस्टिस सैक में गिरते हैं जहां से सेमाइनल वेसिकल में पहुंचते हैं व स्पर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। स्पर्म स्पर्मिडिकल फनल से होते हुए वास डिफरेंस में आ जाते हैं और अंत में मेल जेनाइटल पोर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें ओवरी, ओविडक्ट और स्पर्मेटिकी आते हैं। ओवरी एक पेयर होते हैं जो कि 13वें सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। 12वां और 13वां सेगमेंट के इंटरसेप्टा पर एलिमेंट्री कैनाल के नीचे नर्व कॉर्ड के दोनों ओर ये लटके रहते हैं। प्रत्येक ओवरी कई फिंगर लाइक प्रोसेस के बने होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोसेस को हम ओवेरियोल्स कहते हैं। प्रत्येक ओवेरियोल्स में ओवम मैचुरेशन के आधार पर पंक्तिबद्ध लगे रहते हैं।
मैच्योर ओवम बाहर की ओर, नीचे तथा इमैच्योर ओवम ऊपर की ओर होता है। ओविडक्ट फनल 13वें सेगमेंट में ओवरी के पीछे एक सीलिएटेड ओविडक्ट फनल होता है। ओविडक्ट फनल के किनारे फिम्ब्रिकेटेड होते हैं। ओविडक्ट फनल पीछे ओविडक्ट में खुलता है और दोनों ओर के ओविडक्ट 14 सेगमेंट में पहुंचकर एक कॉमन पोर द्वारा बॉडी के बाहर खुलती है, जिसे हम फीमेल जेनाइटल पोर कहते हैं। ओवम ओवरी के ओवरियोल से निकलकर ओविडकल फनल में गिरते हैं, जहां से ओविडक्ट से होते हुए फीमेल जेनाइटल पोर द्वारा बाहर निकलते हैं। स्पर्मिती की ये 4 पेयर होते हैं। 6, 7, 8 एंड 9 सेगमेंट में उपस्थित होते हैं। इन्हें सेमाइनल रिसेप्टिकल भी कहते हैं। प्रत्येक स्पर्मिती की फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं। इसके चौड़े भाग को एम्पुला व सक्रिय भाग को नेक कहते हैं। नेक वाले भाग से छोटा ट्यूबुलर प्रोसेस निकलता है, उसे हम डायवर्टिकुलम कहते हैं। प्रत्येक स्पर्मिती की 5वें 6वें, 6वें 7वें, 7वें 8वें और 8वें 9वें सेगमेंट में इंटर सेगमेंटल सेप्टा पर वेंट्रोलेटरल सरफेस में पोर द्वारा बाहर खुलते हैं, जिसे हम स्पर्मेटिकल पोर कहते हैं। स्पर्मिती के आकार स्पर्म को स्टोर करके रखना होता है। एम्पुला ऑफ स्पर्मिती की पोषक पदार्थ स्रावित करते हैं और स्पर्म का पोषण करते हैं। अब हम देखते हैं कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अर्थवर्म एक हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एनिमल है, फिर भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि स्पर्म का मैच्योरेशन ओवम से पहले होता है। इनका ब्रीडिंग सीजन प्रायः रेनी सीजन होता है। कॉपुलेशन प्रोसेस में 2 अर्थवर्म एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं और एक का एंटीरियर भाग दूसरे के पोस्टीरियर भाग की ओर होता है। मेल जेनाइटल पोर से स्पर्म स्पर्मेटिकी में भर जाता है। इसके पश्चात दोनों अर्थवर्म सेपरेट हो जाते हैं। क्लाइटेलर ग्लैंड, जो कि क्लाइटेलम रीजन में स्थित होता है, के सिक्रीशन से एक सिक्रीशन सिक्रीट होता है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आकर क्लाइटेलम के चारों ओर एक गर्डल नुमा रचना बनाता है, जो सूखने पर सिकुड़ने लगती है। इसे हम कोकून कहते हैं। इसके पश्चात ओविपोजिशन एंड फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। कोकून के सिकुड़ने के बाद ओवम कोकून में आ जाते हैं। अब अर्थवर्म पीछे की ओर खिसककर कोकून से निकलना प्रारंभ करता है। स्पर्म का डिपोजिशन कोकून के स्पर्मेटिकी पोर द्वारा किया जाता है। एपिडर्मल सेल एल्बुमिन का सिक्रीशन करता है। धीरे धीरे अर्थवर्म कोकून से निकल जाता है और कोकून नम जमीन में छोड़ दिया जाता है। कोकून के दोनों सिरे सिकुड़कर बंद हो जाते हैं और कोकून में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इस तरह हम देखते हैं कि अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जो कि कोकून में होता है, और इस कोकून से 8 से 10 वीक में न्यू अर्थवर्म का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।